Hi everyone, myself Dr. Rohit Gupta. I am Chairman Neurosciences, Accord Hospital, Faizabad. Basically, human brain is divided into two parts, right half and left half. ये ह्यूमन ब्रेन है, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, राइट हाफ और लेफ्ट हाफ। हमारा राइट पार्ट ब्रेन का लेफ्ट साइड को कंट्रोल करता है और लेफ्ट हाफ राइट साइड को कंट्रोल करता है। तो इफ़ एनी डैमेज अकर्स टू राइट साइड ऑफ ब्रेन देन इट अफेक्ट्स लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी एंड वाइस वर्सा। तो अगर हमारी बॉडी में कहीं भी एक साइड में सिम्टम्स आते हैं तो वो हमारे ब्रेन की तरफ पॉइंट आउट करता है। ह्यूमन ब्रेन 20% ब्लड जो हार्ट से पंप होता है वो ब्रेन में जाता है। ब्रेन में कोई फैट स्टोरेज नहीं होता एंड ब्रेन रिक्वायर्स कांस्टेंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज। इसीलिए आपने सुना होगा कि अगर बच्चा बर्थ के टाइम पे थोड़ा भी रोने में लेट हो जाता है तो फिर वो हमेशा के लिए मेंटली डल रह जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जब ब्रेन की बात होती है तो हमें कितना इम्पॉर्टेंट है फास्ट एक्ट करना। देखिए, स्ट्रोक आपने सुना होगा, स्ट्रोक या पैरालिसिस या ब्रेन अटैक। स्ट्रोक या पैरालिसिस तब आता है जब ब्रेन के किसी भी हिस्से में ब्लड सप्लाई रुक जाती है। तो अगर राइट साइड के ब्रेन में ब्लड सप्लाई रुकती है तो उससे लेफ्ट साइड पैरालाइज हो जाती है, और लेफ्ट साइड के ब्रेन के हिस्से में सप्लाई रुकती है तो राइट साइड पैरालाइज हो जाती है। तो किसी भी हिस्से में ब्लड रुकने को से स्ट्रोक या पैरालिसिस होता है। ये उसी तरह है जैसे हार्ट की आपने सुना होगा हार्ट अटैक, जिसमें हार्ट की नस रुक जाती है, इसी तरह ब्रेन की नस रुकने से स्ट्रोक आता है। स्ट्रोक या पैरालिसिस दो तरह से होता है। जो भी नसें ब्लड लेके जा रही हैं या तो उसमें कोई क्लॉट जम जाए या ब्लॉकेज आ जाए तब पैरालिसिस का अटैक आता है, या वो नस लीक कर जाए, वो नस फट जाए, उससे सारा ब्लड इकट्ठा हो जाता है, उससे भी पैरालिसिस आता है। तो दो तरह से स्ट्रोक होता है, एक कहते हैं इस्केमिक स्ट्रोक ब्लड में क्लॉट जमने की वजह से, और दूसरा हेमरेजिक स्ट्रोक जो वेसल है वो उसके लीक होने की वजह से। तो अगर 100 स्ट्रोक होते हैं तो उसमें अराउंड 85 to 90% स्ट्रोक ब्लॉकेज की वजह से होते हैं, और केवल 10 से 12% स्ट्रोक हेमरेजिक स्ट्रोक होते हैं जो ब्लीडिंग की वजह से होते हैं। दोनों में ही पेशेंट के सिम्टम्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, पैरालाइज हो जाता है। तो सीटी स्कैन एक ऐसी फैसिलिटी है जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करती है, क्योंकि दोनों की ट्रीटमेंट अलग है। अगर वो ब्लॉकेज की वजह से है तो उसमें नॉर्मली मेडिकल ट्रीटमेंट होती है जिसमें ब्लॉकेज को खोला जाता है दवाइयों के थ्रू, और अगर ब्लीडिंग होती है ब्रेन में तो बहुत बार सर्जरी की जरूरत भी पड़ती है। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम स्ट्रोक अगर किसी को घर में आता है तो हम पहचाने कैसे कि ये स्ट्रोक के सिम्टम्स हैं। दो चीज़ें इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो स्ट्रोक के सिम्टम्स सडनली आते हैं, अचानक से आते हैं, एंड दूसरा इट यूजुअली अकर्स विदाउट वार्निंग। उसमें वार्निंग नहीं होती पहले से और अचानक से सिम्टम्स आ जाते हैं। तो जैसे अचानक से एक साइड बॉडी का पैरालाइज हो जाना, फेस का पैरालाइज हो जाना, हाथ का पैरालाइज हो जाना, लेग का पैरालाइज हो जाना, या पूरी एक साइड पैरालाइज हो जाना, अचानक से एक साइड पे सुन्न हो जाना, नमनेस आ जाना, अचानक से किसी को सडनली दिखना बंद हो जाना, सडनली किसी को आवाज़ में फ़र्क आ जाना, समझना प्रॉब्लम आने लगना, अचानक से बैलेंसिंग ख़राब हो जाना, बहुत तेज चक्कर आना, या एकदम से कोमा में चला जाना। तो कोई भी सिम्टम अगर बॉडी के हाफ हिस्से में आता है और वो सडनली आता है तो वो स्ट्रोक या पैरालिसिस के सिम्टम्स हो सकते हैं। देखिए, स्ट्रोक आज की बात करें तो स्ट्रोक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप जानकर हैरान होंगे कि अराउंड 15 लाख लोगों को इंडिया में ईयरली स्ट्रोक या पैरालिसिस का अटैक आता है। हर 6 में से एक इंसान को स्ट्रोक होने का रिस्क है ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम। हर 40 सेकेंड्स में किसी ना किसी को स्ट्रोक हो रहा है। हर 4 मिनट्स में somebody is dying of stroke। 10 to 15% पेशेंट स्ट्रोक की वजह से डेथ हो जाती है, जिसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसको टाइमली ट्रीटमेंट ना मिलना, या स्ट्रोक बहुत बड़ा स्ट्रोक आ गया, किसी की ब्लीडिंग ब्रेन में बहुत ज़्यादा हो गई,
फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाई, तो इस वजह से 10 to 15% की डेथ भी हो जाती है। ये वर्ल्ड वाइड नंबर 2 कॉज है डेथ का वर्ल्ड वाइड। आफ्टर कैंसर डेथ इट इज़ नंबर 2 कॉज ऑफ डेथ वर्ल्ड वाइड, और ये नंबर 1 कॉज है लॉन्ग टर्म डिसेबिलिटी का। ये सबसे नंबर 1 कॉज है जिसमें सबसे ज़्यादा पेशेंट को डिसेबिलिटी रह जाती है, और नंबर 1 निगलेक्टेड प्रॉब्लम है इस दुनिया की है, इसलिए इसको ऑर्फन डिजीज़ भी बोलते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में स्ट्रोक या पैरालिसिस वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले 10 ईयर्स जल्दी आता है। इट कम्स अ डिकेड अर्लियर। इट मे बी बिकॉज ऑफ सम रेशियल फैक्टर्स। हमारे इंडिया में डायबिटीज़, हाइपरटेंशन का ज़्यादा होना, प्रिवेंशन पे इतना ध्यान ना देना, तो हमारे यहाँ स्ट्रोक का इंसिडेंस वेस्टर्न कंट्रीज़ के मुकाबले 10 ईयर्स जल्दी होता है, और इट इज़ अ साइलेंट एपिडेमिक। ये डेंगू, मलेरिया, कोविड की तरह नहीं है जो एकदम से आया और चला गया। ये साइलेंटली धीरे धीरे एपिडेमिक बन जाता है। देखिए, हम स्ट्रोक के रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो 2 तरह के रिस्क फैक्टर्स होते हैं। एक होते हैं मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स, एक होते हैं नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स वो रिस्क फैक्टर्स हैं जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। इसमें जो 4 सबसे कॉमन है वो है एज के साथ साथ स्ट्रोक का रिस्क बढ़ जाता है। अगर हम बात करें 65 ईयर्स की एज के बाद स्ट्रोक का रिस्क इट डबल्स एवरी 5 ईयर्स। तो 65 साल के बाद हर 5 साल में स्ट्रोक का रिस्क इंसान में डबल हो जाता है। तो एज हम लेकिन मॉडिफाई नहीं कर सकते। दूसरा, सेक्स। मेल्स में एज़ कम्पेयर टू फीमेल्स स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा होता है। थर्ड, जिसको पहले एक बार स्ट्रोक हो चुका है तो उसको दोबारा स्ट्रोक होने के चांस ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल पॉपुलेशन। फोर्थ इज़ फैमिली हिस्ट्री। अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है स्ट्रोक की तो उसमें फैमिली में स्ट्रोक होने के रिस्क ज़्यादा होते हैं। तो ये 4 ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जिनको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन 10 ऐसे रिस्क फैक्टर्स हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, जिसमें सबसे कॉमन है डायबिटीज़, शुगर, ब्लड प्रेशर, स्मोकिंग, एक्सेसिव अल्कोहल, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट डिजीज़। हार्ट की एक बीमारी होती है जिसमें रिदम गड़बड़ होती है, एट्रियल फिब्रिलेशन, ओबेसिटी, मोटापा, सीडेंट्री लाइफस्टाइल और स्ट्रेस। ये 10 ऐसे रिस्क फैक्टर हैं जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको मॉडिफाई कर सकते हैं। यही सेम रिस्क फैक्टर्स हमारे हार्ट अटैक में भी होते हैं। यू विल बी सरप्राइज टू नो कि अगर हम अपने ये 10 मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स को अगर हम कंट्रोल कर लें तो वी कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ स्ट्रोक बाय मोर देन 90%। तो बहुत सारी चीज़ें हमारे अपने हाथ में है कि हम स्ट्रोक को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्ट्रोक के हमारे 10 प्रिवेंटेबल रिस्क फैक्टर्स हैं, मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं। उन्हीं रिस्क फैक्टर्स को हमें प्रिवेंट करना है टू प्रिवेंट स्ट्रोक। जैसे किसी को अगर शुगर है, डायबिटीज़ है, तो उसको अपना प्रॉपरली HbA1c या अपने डॉक्टर से अपनी शुगर वगैरह की अपनी दवाइयाँ प्रॉपरली लेनी है। ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स को अपनी BP की दवाइयाँ प्रॉपरली लेनी है। अगर आपको ब्लड प्रेशर नहीं है तो भी एनुअली आपको ब्लड प्रेशर अपना चेक कराते रहना है। मैं आपको इंसिडेंस बताता हूँ कि हमारे पास जब पेशेंट्स आते हैं तो 30-40% पेशेंट्स को यही नहीं पता होता उनको कि उनके पेशेंट को कभी ब्लड प्रेशर भी था। जब वो हमारे पास पैरालिसिस का अटैक लेके आते हैं और हम उनका BP चेक करते हैं, BP बहुत हाई मिलता है, हम उनसे फैमिली से पूछते हैं कि इनको ब्लड प्रेशर था क्या, तो ब्लड प्रेशर कब से है, तो वो कहते हैं सर आज ही पहली बार पता चला है, आपका ब्लड प्रेशर था ही नहीं। तो ब्लड प्रेशर इटसेल्फ आपको पता नहीं चलेगा अनलेस इट इज़ वेरी हाई। तो आपको अगर ब्लड प्रेशर नहीं भी है तो भी आपको एनुअली अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाना है। स्मोकिंग बिल्कुल बंद करनी है। अल्कोहल को बहुत लिमिट में और मॉडरेशन में लेना है। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल वगैरह हाई है तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना है और उसके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट लेनी है। अगर आपको हार्ट डिजीज़ है तो उसका ध्यान रखना है और अपनी डाइट का ध्यान रखना है। देखो, डाइट पे मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहूँगा, कुछ चीज़ें हमें प्रिवेंट करनी है। जैसे सबसे पहले सॉल्ट इंटेक। सॉल्ट में हमें एक दिन में 5 ग्राम सॉल्ट से कम रखना है अपनी डाइट में। शुगर्स, अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं तो भी आपको शुगर्स लिमिट में रखने हैं। थर्ड, सैचुरेटेड फैट्स, जितने भी सैचुरेटेड फैट होते हैं कि घी, चीज़, बटर, इन सब का आपको सेवन कम करना है। फ्राइड चीज़ें, बिस्किट, केक, पिज़्ज़ा, ये सब चीज़ें आपको खाने में अवॉइड करनी है।
एग योक, जो एग का अंदर येलो पार्ट होता है, उसको आपको अवॉइड करना है। एनिमल फ्लैश, रेड मीट, ये सब चीज़ें आपको खाने में अवॉइड करनी है। क्या चीज़ें आपको खाने में प्रमोट करनी है, ज़्यादा खानी है, जैसे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, सीरियल्स, फाइबर्स, हेल्दी ऑयल्स, वाटर इनटेक, तो ये सब चीज़ें आपको खाने में बढ़ानी है। तो अगर अपनी डाइट का ध्यान रखेंगे तो आप अपने ब्रेन अटैक, पैरालिसिस, हार्ट अटैक, सबसे आप प्रिवेंशन का पा सकते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो लास्ट 2 डिकेड्स में 2002 के बाद बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, बहुत चीज़ें इवॉल्व हो गई हैं ट्रीटमेंट में। आज से 30-40 साल पहले की बात करें तो स्ट्रोक या पैरालिसिस किसी को होता था परिवार में तो यही कहा जाता कि अब इसका कुछ नहीं हो सकता, ये धीरे धीरे खुद ही ठीक होगा। लेकिन लास्ट 20 ईयर्स में रेवोल्यूशन आ गया है स्ट्रोक में। ऐसे बहुत सारे इंजेक्शन्स आ गए हैं जो हम शुरू के अगर कुछ घंटों में दे दें, फ्यू आवर्स स्ट्रोक होने के बाद, तो उससे पैरालिसिस पूरी तरह इम्प्रूव कर जाता है। तो ट्रीटमेंट के बारे में बताऊंगा कि कुछ ऐसे इंजेक्शन्स हैं जिसको थ्रोम्बोलिसिस बोलते हैं, आपने सुना होगा। ये 4.5 आवर्स तक आप इस इंजेक्शन को पेशेंट्स को दे सकते हैं। इस इंजेक्शन से आपका जो ब्रेन में वेसल में क्लॉट है वो डिज़ोल्व हो जाता है, ब्रेन में ब्लड फ्लो स्टार्ट हो जाता है और उसका पैरालिसिस काफ़ी हद तक ठीक भी हो जाता है। लेकिन ये इंजेक्शन आप 4.5 घंटे के बाद नहीं दे सकते। इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि यू विल बी सरप्राइज टू नो कि हर मिनट स्ट्रोक या पैरालिसिस के अटैक के बाद ब्रेन लूजेस अराउंड 2 मिलियन न्यूरॉन्स। हर मिनट में स्ट्रोक होने के बाद करीबन 20 लाख दिमाग की नसें डैमेज होती हैं, जो बहुत बार इरिवर्सिबल होती हैं। और अगर आप अपना स्ट्रोक का ट्रीटमेंट 1 आवर, 1 घंटे से अगर डिले कर देते हैं तो अराउंड इट इज़ इक्वलेंट टू 3.6 ईयर्स ऑफ एजिंग। तो आप समझ सकते हैं कि हमें ट्रीटमेंट स्ट्रोक का तो करना ही है, लेकिन उसको हम जितना जल्दी करेंगे उतने अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो जो इंजेक्शन्स हैं जो मैंने बताया आपको कि 4.5 घंटे तक दिए जाते हैं, इसमें भी हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर किसी को ये इंजेक्शन 1 घंटे पे लगता है तो उसके रिजल्ट्स अलग हैं, और 3 घंटे पे लगता है तो रिजल्ट्स अलग हैं। तो जितनी जल्दी आप हॉस्पिटल आएंगे, जितनी जल्दी ये इंजेक्शन लगेगा, उतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हम इस इंजेक्शन की बात करें तो मैं पर्सनली ये करीबन 750 लोगों में इंजेक्शन दे चुका हूँ, जिसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और बहुत पेशेंट्स कम्प्लीटली रिकवर कर गए। तो इसमें कोई ऐसे घबराने की बात नहीं है। एक नॉर्मल इंजेक्शन है जो IV दिया जाता है, जो अराउंड 1 आवर पे ये धीरे धीरे इंजेक्शन दिया जाता है और ये क्लॉट को डिज़ोल्व करता है और धीरे धीरे पेशेंट्स का पैरालाइज ठीक होता है। तो कोई घबराने की बात नहीं है। ये इंजेक्शन अगर ब्रेन में ब्लीडिंग नहीं है तो ये इंजेक्शन दिया जाता है, चाहे आपका BP हाई हो, चाहे आप खून पतला करने की दवाइयों पे हो, चाहे आप किडनी के पेशेंट हो, चाहे आपकी कंडीशन बहुत सिक है। तो इसमें ऐसा कोई इंजेक्शन का कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं होता अनलेस आपके ब्रेन में ब्लीडिंग नहीं है। अगर आप मान लो थोड़ा लेट हो गए, इंजेक्शन का टाइम निकल गया, तो आजकल कैथेटर बेस्ड टेक्निक्स आ गई हैं जो हमारे यहाँ कैथ लैब में होती हैं। जैसे हार्ट में आपने एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी सुना है, उसी तरह ब्रेन में भी हम क्लॉट रिट्रीवल स्टेंट्स होते हैं जो हम कैथेटर के थ्रू ब्रेन में डालते हैं और उसके थ्रू वो क्लॉट को हम बाहर निकाल लेते हैं। जो ट्रीटमेंट 24 घंटे तक भी अवेलेबल है वो पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। तो स्ट्रोक व पैरालिसिस में बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं। आज स्ट्रोक का बहुत ट्रीटमेंट अवेलेबल है। अगर आप थोड़े लेट भी हो जाते हैं तो उसमें घबराने की बात नहीं है। आपको जो करना है वो ये कि जैसे किसी को स्ट्रोक या पैरालिसिस के सिम्टम आते हैं तो आपको वेट नहीं करनी, आपको फटाफट अपने नियर बाय हॉस्पिटल में रश करना है जहाँ मिनिमम एक CT स्कैन की फैसिलिटी हो। बिकॉज टाइम इज़ ब्रेन, टाइम लॉस्ट इज़ ब्रेन लॉस्ट। आपको जल्द से जल्द अपना ट्रीटमेंट कराना है। देखो, स्ट्रोक को लेके तो बहुत मिथ्स हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट, लोगों को लगता है कि स्ट्रोक इज़ नॉट प्रिवेंटेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया कितने सारे रिस्क फैक्टर्स हैं, प्रिवेंशन तो है ही। तो इट इज़ अ मिथ कि स्ट्रोक इज़ नॉट प्रिवेंटेबल। स्ट्रोक इज़ कम्प्लीटली प्रिवेंटेबल। दूसरा मिथ जो बड़ा कॉमन है कि स्ट्रोक इज़ नॉट ट्रीटेबल, स्ट्रोक की कोई ट्रीटमेंट नहीं है। मैंने आपको बताया कि हाँ, आज से बहुत सारी डिकेड्स पहले की बात करें तो ठीक है, लेकिन आज की डेट में तो स्ट्रोक की इतनी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, अगर आप थोड़ा लेट भी हो जाते हैं तो भी इसको ट्रीट किया जा सकता है। थर्ड, लोगों को लगता है कि स्ट्रोक ओनली
एल्डरली पीपल में होता है, ऐसा नहीं है। मैंने आपको बताया है कि इंडियंस की अगर बात करें तो इंडिया में अराउंड 10 to 15% स्ट्रोक 40 ईयर्स से यंगर एज ग्रुप को होता है। तो स्ट्रोक खाली एल्डरली की प्रॉब्लम नहीं है, हाँ एल्डरली में ये ज़्यादा होता है, लेकिन ये यंग पेशेंट्स में भी हो सकता है। देखिए, एकॉर्ड की हम बात करें तो एकॉर्ड हॉस्पिटल स्ट्रोक के पेशेंट को डील करने के लिए फुल्ली इक्विप्ड है। हमारे पास जब भी स्ट्रोक या पैरालिसिस का पेशेंट आता है तो हमारी इमरजेंसी में पहला क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनको स्ट्रोक किस टाइम हुआ था, क्योंकि विंडो पीरियड जो मैंने आपको बताया, शुरू के 4.5 घंटे में हम ये इंजेक्शन दे सकते हैं। तो हमारा मतलब यही होता है कि पेशेंट हमारा विंडो पीरियड के अंदर है कि विंडो पीरियड से बाहर है। अगर पेशेंट विंडो पीरियड के अंदर है, अगर पेशेंट फर्स्ट डे आ गया जब स्ट्रोक हुआ, तो हमारे यहाँ कोड फास्ट एक अनाउंस होता है। कोड फास्ट क्या है? बेसिकली कोड फास्ट से सब जगह कॉल्स चले जाते हैं, जिसमें फार्मेसी को कॉल जाता है ड्रग्स के लिए, सीटी स्कैन में कॉल चला जाता है, न्यूरोलॉजिस्ट को कॉल जाता है, इमरजेंसी में पेशेंट है आईसीयू को कॉल चला जाता है, लिफ्ट वाले को कॉल चला जाता है। ये बेसिकली इसलिए होता है कि सब लोग अलर्ट हो जाएं कि एक स्ट्रोक का पेशेंट आ गया है जिसमें इंजेक्शन देने की उम्मीद है। तो इंजेक्शन, क्योंकि उसका हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। मैंने आपको बताया कि जितना जल्दी हम स्ट्रोक का ट्रीटमेंट करेंगे उतने बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। तो कोड फास्ट से सारे लोग एक्टिव हो जाते हैं, तो हम करीबन हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स पेशेंट का बचा सकते हैं अगर हम सबको एक्टिवेट कर दें। तो हमारे यहाँ कोड फास्ट है, हमारे यहाँ सीटी स्कैन, एमआरआई सारी फैसिलिटीज़ हैं। हमारे यहाँ सीटी परफ्यूजन और एमआर परफ्यूजन तक की हमारे फैसिलिटीज़ हैं। ये वो फैसिलिटी है जिसमें स्ट्रोक, अर्लीस्ट स्ट्रोक भी पकड़ा जा सकता है। दूसरा, जैसे मैंने आपको बताया, हमारे पास नीरो की फुल्ली इक्विप्ड कैथ लैब है, जिसमें कैथेटर बेस्ड टेक्निक से हम स्टेंट डाल के और क्लॉट को हम बाहर निकाल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, हमारे पास डेडिकेटेड 10 बेडेड स्ट्रोक आईसीयू है। स्ट्रोक आईसीयू का मतलब क्या है? ट्रीटमेंट वहाँ पे जो भी लोग हैं, स्टाफ से लेके डॉक्टर, सारे स्ट्रोक में ट्रेंड हैं। तो उसमें आपकी बेटर रिकवरी होती है, आपकी क्वालिटी ट्रीटमेंट होती है, क्योंकि सब लोग वही पेशेंट देख रहे हैं कई सालों से, उसी चीज़ में ट्रेन हुए हैं, तो वो आपके पेशेंट का बेटर ख्याल रख सकते हैं।